हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे तथा गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। हम अपने पिछले लेक्चर्स में कुछ सवालों को सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत ये पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये पूछा गया है, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी होती हैं उनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो संख्याएं दी होती हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 18 और 12। कौन कौन संख्याएं दी गई हैं? 18 और 12। तो हम क्या करते हैं कि 18 के हम अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। हमने क्या किया? 18 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से इसको डिवाइड किया, दुनिया 18, 3 से काटा, 3 त्रिको 9 और 3 एकम 3। इसके बाद अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, दो छक्का 12, दो तेई 6 और 3 एकन्नम 3। तो इस प्रकार से हमने 18 के जो अभाज्य गुणनखंड किया, 18 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो है हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो है 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर इनके हम एलसीएम की बात करें, 18 और 12 के एलसीएम की बात करें, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 गुणे 2 होगा। 3 गुणे 3 और 3, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 3 गुणे 3। अगर इनका हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तेई 36। तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया और रवि एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलते हैं। तो इनके मिलने का जो समय है वो हमारे पास क्या है? 36 मिनट। इनके प्रारंभिक स्थान पर मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय, तो मिलने का जो समय हमारे पास आएगा वो होगा 36 मिनट। क्या होगा बच्चों? 36 मिनट। तो सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल कहता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का या जितनी भी संख्याएं हमारे पास दी होती है तो उनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन ये कहा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10 यम प्लस 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको m का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? तो m का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10 यम प्लस 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करना है, कितना होगा? क्या होगा?
चलिए 12 और 42 का हम लासा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किया। हमने क्या किया? 12 के अभाज्य गुणनखंड किया। 2 छक्का 12 और 2 तेई 6, 3 एकम 3। इसके बाद 42 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 21 दूनी 42 होता है, 3 से काटेंगे 3 सते 21 होता है और 7 एकम 7 होता है। तो 12 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 42 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो है 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर इनका हम एलसीएम ज्ञात करें, अगर इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहाँ 2 हमारे पास 2 बार है, यहाँ 2 एक बार, तो इसका लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 सत्ते 84। तो 12 और 42 का जो एलसीएम होता है वो 84 होता है। दिया क्या गया है कि इन दो संख्याओं का जो लासा है वो हमारे पास 10m+4 है। इनका जो एलसीएम है बच्चों वो है 10m+4। क्या है? 10m+4। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एलसीएम को 10m+4 के हम बराबर कर देते हैं। एलसीएम को हम किसके बराबर करते हैं? 10m+4 के बराबर। किसके बराबर? 10m+4 के बराबर। अब ये एलसीएम हमने निकाला कितना है? 84 निकाला है। तो यहाँ पर हमने कितना रखाया? 84 रखा दिया। बराबर हमने क्या किया? 10m+4 कर दिया। इस 4 को इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 84 - 4 बराबर 10m। हमने 84 में से 4 को अगर घटाया तो क्या बचा? 80 बचा। इधर कितना चल रहा है? 10m चल रहा है। तो m कितना होगा? m हो जाएगा हमारे पास 80/10। कितना हो जाएगा? 80/10 हो जाएगा। अब हमने 10 से इसको डिवाइड किया तो 10 अट्ठे 80। तो हमको जो m की वैल्यू पता चलती है वो कितनी है? 8। तो हमारे पास आंसर निकलता है m का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा। m का जो मान होगा वो 8 के बराबर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर 31 और 99 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। शेष फल क्रमशः क्या हो? 5 और 8 प्राप्त हो। शेष फल हमारे पास 5 और 8 प्राप्त हो। शेष फल क्या हो? 5 और 8 प्राप्त हो। तो शेष फल हमारे पास कितना मिल रहा? 5 और 8 मिल रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे? शेष फल हमें मिलता है 5 और 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे? क्रमशः कहा है तो 31 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। 31 में हमने 5 को अगर माइनस किया तो हमको मिल जाता है कितना? 26। जो पहली संख्या हो गई
वो हमारे पास 26 हो जाएगी। पहली संख्या की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 26। पहली संख्या की अगर हम बात करें तो पहली संख्या हमारे पास ये इतनी आएगी। पहली संख्या, तो पहली संख्या की अगर हम बात करें तो 31 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमें 26 मिलता है। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 99 में से 8 को हमने माइनस किया, तो 99 में 8 को घटाया तो क्या मिला, 91 मिल गया, 91 हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो बड़ी से बड़ी का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है महत्तम समापवर्तक। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो अब हम क्या करते हैं, 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो 26 के अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 11 दूनी 26 होता है। 13 हमारे पास 13 से ही विभाजित होता है। तो 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हो जाते हैं 2 गुणे 13। क्या होते हैं, 2 गुणे 13। अब इसके बाद 91, 91 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 91 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, ये 7 से कटता है, 13 7 91, 13 एक अन्नम 13, ये हो गया। तो अगर हमने ये देखा, हमने 26 के जब अभाज्य गुणनखंड किया तो वो था हमारे पास 2 गुणे 13, और 91 का जब हमने गुणनखंड किया तो वो है 7 गुणे 13। तो इनका HCF हमने क्या निकाला, HCF, तो जो HCF होगा वो हमारे पास 13 होगा। HCF हमारे पास 13 होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको हम 31 और 99 में भाग दें कि हमको 5 और 8 प्राप्त हो, तो वो होगा हमारे पास 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमने किसको ज्ञात कर लिया, 13 को ज्ञात कर लिया। इसलिए तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी हो गई, 13 हो गई। बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 13। तो कौन सी संख्या है जिसको हम 31 और 99 में भाग करते हैं कि हमको 5 और 8 शेष फल मिलता है, तो वो हमारे पास कौन सी संख्या है, 13 है। कौन सी संख्या होगी, 13 हो जाएगी। बच्चों, आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उनको आप हमारे साथ शेयर करिए। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको हम सॉल्व कराने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ दिनों से हमने लेक्चर्स को शूट नहीं किया, कुछ कारणवश। अब लगातार आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलता रहेगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ और उसको सब्सक्राइब करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स, तो एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स है। इस प्रकार की टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमको टाइल्सों की संख्या बताना है। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है अधिकतम माप की वर्गाकार, इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स। तो एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स का मतलब होगा
यहाँ हमको पहले इसका HCF ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? HCF। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1872 है लंबाई और 1320, मतलब 1872 कैसे आएगा? मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो लंबाई हमारे पास क्या है? लंबाई हमारे पास क्या है? लंबाई हमारे पास 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये 1800 हो जाएगा, मतलब इसको हम लिखेंगे 18 गुणे 100 प्लस 72। इसको हल करने से हमको मिल जाता है 1872 सेंटीमीटर। क्या मिलता है? 1872 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई हमारे पास कितना है? चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हमने इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदला तो ये हमको मिलता है 1320 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स, एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स। तो हमको ये बताना होगा कि हमारे पास एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है, इस प्रकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स से हमारा अर्थ होगा कि हमको इनका HCF ज्ञात करना होगा। चलिए इसका हम 1872 और 1320 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1872 और 1320 का हम अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। तो हमने 1872 के अभाज्य गुणनखंड किया, दुनैया 18 और दुतैई 6, दुछक्का 12 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया, दुचरको 8, दुचरको 8, दुछक्का 12, दुअट्ठे 16। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, दुतैई 6, दुचरको 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, दुसत्ते 14। 3 से, 3 त्रिको 9, 3वां 27, फिर 3 से होगा तो 13 तिया 39। 13 को अगर हम देखेंगे तो 13 हमारे पास 13 से ही डिवाइड होता है। इसके बाद हमने 1320 के अभाज्य गुणनखंड किया। तो 1320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 1320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? दुछक्का 12, दुछक्का 12, 0। 2 से, दुतैई 6, दुतैई 6, 0 आ गए। 2 से, 2 एकन्नम 2, दुछक्का 12, दुपंचे 10। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 एकन्नम 11। तो इस प्रकार से हमने 1872 और 1320 के हमने अभाज्य गुणनखंड करा दिया। तो हमको 1872 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 1872 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद हमने 1320 के अगर अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या हुआ? 1320 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। कहा गया था एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स। तो हम क्या करेंगे कि इनका HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इनका हम HCF दोनों का ज्ञात कर लेते हैं। HCF किसका किसका? 1872 और 1320 का। तो अगर इसका HCF हम निकालते हैं तो देखो, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो हमने 2 लिख दिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 आ गया, और बाकी कोई भी हमको कॉमन नहीं मिल रहा। तो इसके बाद इनका हम गुणा अगर करते हैं तो कितना होगा? 2 दूनी 4,
4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। हमको कहता है टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा उसमें हम एक वर्गाकार टाइल्स, तो हमको क्या करना होगा, 24 का हमको उसमें भाग देना होगा। आइए, तो अब हम क्या करते हैं कि टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए इस आयत के क्षेत्रफल में हम इस जो वर्गाकार टाइल्स है उसके क्षेत्रफल का भाग करेंगे तो हमको टाइल्सों की संख्या ज्ञात होगी। तो इस प्रकार से अगर हम निकालते हैं टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, और हमको करना क्या होगा, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम करते हैं तो 1872 गुणे 1320, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2। तो हमने भुजा कितनी ज्ञात की, 24, तो 24 गुणे 24। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से हमें कितना मिलता है, 1872 और 1320 में हमने गुणा किया, 1872 1320 का गुणा किया, उसमें 24 गुणे 24 का हम जब भाग करते हैं तो 4290 मिलता है। 4290 कितनी इनकी संख्या हो जाती है, तो टाइल्सों की जो संख्या होगी वो 4290 हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि मासा 35 कामा 45, दो संख्याएं हैं, एक संख्या 35 दूसरी संख्या 45, उनका मासा 5, लासा हमारे पास 35 और 45 63 गुणे ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ए का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक संबंध पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमने इसको पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़ते हैं, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या हमने कह दिया 35 है, दूसरी संख्या हमने कहा 45 है, इन दोनों संख्याओं का मासा हमारे पास 5 है, और लासा हमारे पास है 63 गुणे ए। क्या है, 63 गुणे ए, 63 गुणे ए इनका लासा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको ए का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुणे 63 को इधर हम भाग में ले आते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 35 गुणे 45 बटे 5 गुणे 63, 5 45, 9 सत्ते 63 और 7 पना 35। तो हमें जो ए का मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ए का मान हमको 5 मिल रहा है।
दूसरा अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवें क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको सब लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा हुआ है कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या हमारे पास कौन होती है। निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि क्या होती है। अगर हम निम्नतम भाज्य संख्या की बात करें, अगर हम निम्नतम भाज्य संख्या की बात करते हैं, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या हमारे पास कौन होती है, 4 होती। अगर इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं तो ये होता है 2 गुणे 2। और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन होती है, निम्नतम अभाज्य संख्या, तो इसके विषय में हमने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। तो इनका HCF हमें क्या मिलता है, इनका जो HCF हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 2 मिलता है। निम्नतम भाज्य संख्या बच्चों को क्या बताया गया था, 4 होती है, और निम्नतम अभाज्य संख्या क्या बताई गई थी, 2 होती। तो अगर इनका हम HCF ज्ञात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा हुआ है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है, इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, इन संख्याओं का लासा क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। अभी हमने क्या बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग कराएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है वो होता है पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा और गुणे लासा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3600 है। मतलब जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो वो हमें क्या मिल रहा है, 3600 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर 3600 लिख दिया। मासा, मासा हमें दिया गया है कि वो 12 है, और लासा हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम लासा का मान निकालते हैं तो लासा कितना होता है, लासा का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, 3600/12। क्या होगा, 3600/12। 12 से हमने अगर इसको डिवाइड किया, 12 3 36, तो बच्चों इनका लासा हमें क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है। लासा क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट करके आप बताएंगे, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा हुआ है, अगला 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष। तो ये तो हमने पहले ही लेक्चर्स में इस तरीके के सवाल
के विषय में बताया था। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x तथा y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है x। इस x का पहला भाज्य गुणनखंड 2 है और दूसरा भाज्य गुणनखंड y है। फिर इसके बाद हमने y के गुणनखंडों में देखा तो 3 है, दूसरा 1855 है। इसके बाद 1855 को देखा तो ये पहला गुणनखंड उसका 5 है, दूसरा हमारे पास 371। अगर इस 5 का गुणा हम 371 में कराते हैं तो हमको 1855 मिलता है। 5 का गुणा 371 में करते हैं, क्या मिलता है, 1855 मिलता है। जब 5 का गुणा 371 में करते हैं 1855 मिलता है, तो इसी प्रकार 7 का गुणा जब हम z से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 371 मिलेगा। 7 का गुणा जब हम z में करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 371 मिलता है। तो z बराबर क्या होगा, तो z होगा हमारे पास 371 बटे 7। 7 पना 35 और 7 त्रिक 21। तो हमको जो z की वैल्यू पता चलती है वो 53 होती है। तो हमने ज्ञात किया कि z हमारे पास क्या मिला, 53 मिल गया बच्चों। तो z का मान हमने कितना मिला, z का मान हमें 53 मिला। इसके ऊपर अगर चलते हैं, 5 में हमने मल्टीप्लाई किया 371 का 1855। अब 3 का गुणा हम 1855 में करेंगे तो क्या मिलता है, y मिलता है। तो जो हमको y की वैल्यू पता होगी वो कैसे होगी, y को हम क्या लिखेंगे, y को हम लिखेंगे 3 गुणे 1855, 3 गुणे 1855। इसका अगर हम गुणा करते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 अठे 24 1 25, 3 का नम 3 2 5। तो हमें y का मान कितना मिलता है, y का मान हमें मिलता है 5565। y का हमें मान मिलता है 5565, 5565 मिलता है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 2 गुणे y। तो जो x का मान अब हम ज्ञात करेंगे उसको क्या लिखेंगे, तो x हमारे पास होगा 2 गुणे y और y हमारे पास है 2 गुणे 5565, अर्थात 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 1 13, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11। तो इस प्रकार से हमको x का मान मिलता है 11130। x का मान मिलता है 11130। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड वृक्ष वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होती, आपस में गुणा करके उसको बराबर करते हैं, हमको चीजें ज्ञात होना निकल आती है। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्या है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बोर्ड परीक्षा में पक्का सवाल पूछा जाता है। तो इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे। चलिए इसका आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन कहता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड इनका हम कराते हैं। तो 120 का अगर हमने देखा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 छक्का 12 60 आ गया, 2 3 6 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15 हो गया, 3 से किया 3 पचे 15 और 5 का नम 5। इस प्रकार किया। 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो देखा क्या है, 144 का क्या हो रहा है, 144 का किया तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4,
दो त्याई 6, दो छक्का 12, दो एक अन्नम 2, दो अट्ठे 16, दो नन्या 18 और तीन त्रिको 9, तीन एक अन्नम 3। हमें ज्ञात करना क्या है, लासा और मासा ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, 120 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और 144 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका हमको बताना है HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो हमको अब ज्ञात करना है इसका LCM, लासा ज्ञात करना है इसका, किसका, 120 और 144 का। तो 120 और 144 का हमें लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर दो हमारे पास कितनी बार है, दो बताइए कितनी बार, 1 2 3। 120 के गुणनखंड में 2 है 3 बार, 144 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो जो अधिकतम बार प्रयोग होता है वो उसका लासा होता है, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे 3 2 बार आ रहा, ऊपर 1 बार आ रहा, तो होगा 3 गुणे 3, और क्या होगा 5। अब इनका हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 नन्या हो गया 144, 144 गुणे 5 अगर कराते हैं, 5 को 20, 5 को 20 2 22, और 5 का नम 5, 5 2 7। तो जो हमने इसका लासा ज्ञात किया वो है 720। क्या है लासा, 720। अब इसका हम मासा ज्ञात करते हैं, 120 और 144 का अब हम मासा ज्ञात करते हैं। तो कॉमन कौन है, यहाँ दो लिखा है, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 हो गया। इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हो गया, और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से हमने इसका HCF ज्ञात कर लिया। तो ये पहली प्रश्नावली हमने दो किताबों को कंबाइंड करके बनाई थी। हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको करवा दिए। कल के वीडियो में कल हम एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर या हमेशा वो पूछी जाती, पक्का पूछी जाती। तो चलिए मिलते हैं अब कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।